2023 में दुबई के बिजली और जल प्राधिकरण ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए सबसे कम बिजली मिनटों के नुकसान का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। प्रति ग्राहक 6 मिनट 1.19 में प्रति ग्राहक 2022 मिनट के अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। लेकिन फिर 2024 आया, जिसने रिकॉर्ड की लकीर तोड़ दी और पूरी दुनिया को चौंका दिया। वास्तव में 16 अप्रैल 2024 को हुआ, जिस दिन यूएई अत्यधिक भारी बारिश की चपेट में आया था। इतना पानी था कि चारों ओर सब कुछ भर गया था, जिससे लोग अपने घरों में फंस गए, भोजन पाने के लिए बाहर कदम रखने में असमर्थ थे। सरजा और दुबई की बिजली गुल हो गई, पानी की आपूर्ति काट दी गई, इंटरनेट ठप हो गया और सड़कों पर इतना पानी था कि केवल दुर्लभ कारें ही बिना रुके वहां पहुंच सकती थीं। बाढ़ के एक हफ्ते बाद भी कई निवासी अभी भी फंसे हुए थे। परिवार और दोस्तों पर प्रकाश डालें जो उन्हें भोजन ला सकते हैं। अन्य लोग होटलों में जाने में कामयाब रहे। कुछ क्षेत्रों में संपत्ति प्रबंधकों ने जनरेटर स्थापित किए, लेकिन कई इमारतों को बस अंधेरे में छोड़ दिया गया। लोग अपने फोन चार्ज करने के लिए बाहर निकलते थे और बारिश में फंस गए। टॉयलेट भी बंद हैं। बस बारिश, गड़गड़ाहट, बिजली, सड़कों पर बहते पानी और कुल अंधेरे की तस्वीर। हाय, और यह उत्तरी पड़ोसी शारजाह बिजली पर निर्भर है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक आंधी ऐसा कर सकती है? जाहिरा तौर पर यह वापस कर सकता है। रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से एक दिन यानी 1949 में नेशनल सेंटर ऑफ मेटियोरोलॉजी ने पुष्टि की कि वर्षा की रिकॉर्ड तोड़ मात्रा 24 घंटे में लगभग 4.7 इंच बारिश हुई, जो एक बन गई। बारिश के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया था, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे और रेंज के बाद से निपटने के लिए शॉपिंग मॉल ने गंभीर रूप से प्रभावित किया था। पानी निकालने के लिए पूरे देश में टैंकर ट्रक भेजे गए। भारी बारिश और तेज हवाएं भी चलीं। कम से कम 18 मौतें। सिर्फ पानी की मात्रा के बारे में नहीं था, यह इमारतों में भी डाला गया। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो रहा है, जहां पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि पूरे शहर में बिजली गुल हो गई। लोगों ने विशेषज्ञों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन यह या तो असंभव था या उनके अनुरोध कहीं नहीं गए। वही वीजा निवासियों, जिनमें से कुछ अंदर फंस गए थे, को अपनी कमर तक पानी से गुजरना पड़ा ताकि उन्हें जो चाहिए उसे हथिया सकें। फिर उन्हें वापस ऊपर चढ़ना पड़ा। इस तरह प्रभावित लोगों में से एक ने बताया कि क्या हुआ। अभी तक मेरे घर में बिजली या पानी नहीं है। मेरे मास्टर बेडरूम में छत ढह गई है और हर दूसरे कमरे और गैरेज में छत से पानी लीक हो रहा है। निवासियों ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गंभीर व्यवधानों के कारण अराजकता और परिवहन की भी सूचना दी। जिन लोगों को माना जाता था पानी की मोटी परत से ढका हुआ संकेत था कि कोई भी कहीं नहीं जा रहा था। लेकिन बाद में यह पता चला कि हवाई अड्डे से बाहर निकलना काफी खोज थी, क्योंकि बारिश और बिजली आउटेज के कारण मेट्रो बंद थी और बस कोई टैक्सी नहीं थी। लोगों को बाहर निकलने में कई घंटे लग गए, लेकिन सड़कों पर अभी भी पानी भरा हुआ था। लोग हवाई अड्डे से शहर तक नहीं पहुंच सके, या यहां तक कि भी जैसे कि कोई था। सौभाग्य से बारिश से नुकसान बहुत कम हो गया। शहर के एक बड़े हिस्से को वास्तव में जल्दी से अपनी बिजली वापस मिल गई।
लेकिन क्या होगा अगर यह नहीं था? कैसा? बिजली के बिना खरीदे मुझे लगता है कि यह जांचने का समय है कि अन्य देश इसे कैसे संभालते हैं। 2019 में वेनेजुएला कई दिनों के लिए अंधेरा हो गया। यह एक प्रमुख पनबिजली संयंत्र एक राजनीतिक और आर्थिक संकट के मुद्दों के कारण हुआ था। लेकिन मुझे अभी कारणों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस परिणाम। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण 9 मंजिला अस्पताल में उपकरण प्राप्त करें, लेकिन बिजली के बिना यह असंभव हो गया। लिफ्ट नीचे थे और उपकरण को सीढ़ियों से नीचे ले जाना असंभव था। सभी बिजली के अचानक नुकसान के लिए तैयार, कुछ अस्पतालों में बैकअप जनरेटर खराब हो गए। खैर, इसके बारे में तब तक सोचें जब तक कि बिजली न चली जाए। लेकिन हमारा बहुत सारा जीवन अब इस बात पर निर्भर करता है कि वेनेजुएला में बुजुर्ग लोगों को अपने अपार्टमेंट से सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद करनी पड़ी। खाना केवल खुली लौ पर और अंधेरे में खाना संभव था। खाना जल्दी खराब हो गया क्योंकि इसे रेफ्रिजरेटर में संग्रहित नहीं किया जा सकता था। लोगों के घरों में पानी ले जाने वाले पंप बंद हो गए, जिससे निवासियों को पास की नदियों, नालों और यहां तक कि सीवरों में पानी की तलाश करने के लिए सख्त होना पड़ा। बिजली के बिना ईंधन पंप और गैस स्टेशन, ट्रैफिक लाइट और ट्रेन नियंत्रण प्रणाली ने परिवहन नेटवर्क को काम करना बंद कर दिया। यह जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं के समन्वय वाले कंप्यूटरों के बिना एक बैल है। इसके अलावा भोजन के परिवहन के लिए कोई ईंधन नहीं था और इसे स्टोर करने के लिए कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था। एयर कंडीशनिंग सिस्टम, गैस बॉयलर और हीटिंग सिस्टम सभी बिजली पर निर्भर हैं। आप इसे सही समझते हैं। वस्तुतः सब कुछ इस पर निर्भर करता है। लेकिन तब से बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन इसके अलावा ऐसे भी हैं जिन्हें आप सामाजिक परिणाम कह सकते हैं। बिजली आउटेज के दौरान अपराध दर अक्सर बढ़ जाती है क्योंकि वे चोरी और घोटालों के अवसर पैदा करते हैं। बिजली के साथ आप आमतौर पर अपने परिवार और कमजोर समूहों के संपर्क में आने का मौका खो देते हैं। कार्ड तुरंत प्लास्टिक के बेकार टुकड़े बन जाते हैं और लोगों को जो भी नकदी बचती है उसका उपयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि सड़क पर कोई भी बदमाश जानता है कि आपसे चोरी करने के लिए कुछ है। कैश रजिस्टर और स्टोर बिजली पर भी चलते हैं, सुरक्षा प्रणालियों का उल्लेख नहीं करने के लिए। इसलिए दुकानों को या तो बंद करने की जरूरत है या वे अराजकता और लूटपाट करने वाली कंपनियां ज्यादातर बंद हो जाएंगी। अमेरिका में बिजली आउटेज एक वर्ष में लगभग 80 बिलियन डॉलर है और जब 2009 में पूरे पश्चिमी केंटकी में बिजली चली गई तो नेशनल गार्ड मोबाइल पानी की आपूर्ति बहाल करें, फोन प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों से आपातकालीन संचार स्टेशन वितरित किए गए। हालांकि ऑनलाइन वापस इन सभी प्रयासों के बावजूद केंटकी में लगभग 35 लोगों और पड़ोसी राज्यों में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें से कम 8 मौतें डीजल जनरेटर और केरोसिन हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण हुई, जिनका इस्तेमाल उचित वेंटिलेशन के बिना घर के अंदर किया जाता है। दुबई के निवासियों को शायद इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।
वहां वास्तव में गर्म। दुबई वास्तव में एक झुलसा देने वाला शहर है। 2024 की गर्मियों में तापमान 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, लेकिन आर्द्रता के साथ यह 140 लघु शीतलन प्रणाली के बिना, यहां तक कि सबसे अधिक गर्मी प्रतिरोधी इमारतें भी ऐसी स्थितियों में जल्दी से ओवन में बदल जाएंगी, जिससे हीट स्ट्रोक और मौतें हो सकती हैं। ओह, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुबई में कई गगनचुंबी इमारतें हैं, जिनमें बुर्ज खलीफा जैसी रिकॉर्ड तोड़ने वाली इमारतें शामिल हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची संरचना है। स्वाभाविक रूप से, जब आप कुछ निर्माण कर रहे होते हैं, वे लिफ्ट बंद हो जाएंगी। आप उन प्रकार के स्थानों में रह रहे हैं जो अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाएंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। खैर, यह बिजली के बारे में नहीं था। यह सिर्फ इतना हुआ कि 2010 में लोग 2717 फीट ऊपर चढ़ गए और 160 मंजिलों से निपटना अजीब है। सबसे अधिक संभावना है कि सीढ़ियां वास्तव में नियमित उपयोग के लिए भी नहीं हैं और आपात स्थिति के लिए बैकअप के रूप में हैं। या हो सकता है कि वे सिर्फ 2 या 3 मंजिलों की तरह कुछ मंजिलों के बीच जाने के लिए हों। और भले ही वहां हैं, काम करना बंद करो जनरेटर यहां मदद नहीं करेंगे, भले ही वे 2909 की तरह मौजूद हों। आप प्रतीक्षा करें। लेकिन वापस ऊपर चढ़ना एक संदिग्ध खुशी है, और हर किसी के लिए नहीं। शायद यह सिर्फ विल स्मिथ के लिए है। नवंबर 2021 में, अभिनेता अपनी नई यूट्यूब श्रृंखला बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ के हिस्से के रूप में बुर्ज खलीफा के शीर्ष पर चढ़ गया। उन्हें कार्डियो ट्रेनिंग के लिए टावर में 1 टन सीढ़ियों से निपटना पड़ा, पहुंचकर इसे खत्म कर। दुबई नागरिक सुरक्षा विभाग ने अग्निशमन के लिए जेटपैक का उपयोग करने की योजना की घोषणा की। इनके साथ वे पुलों जैसे स्थानों तक पहुंचने में सक्षम होंगे और पानी की शक्तिशाली धाराओं का उपयोग करके आग बुझाई जाएगी। और हमारे पास पहले से ही कुछ फुटेज हैं। यहाँ उस नई अग्निदमन प्रणाली का प्रदर्शन है। यह पानी के ऊपर हवा में उड़ जाता है और एक ज्वलंत कार को बाहर निकालता है। मैं अभी भी यह पता नहीं लगा सकता कि नियमित रूप से फायर ट्रक में खींचने में क्या गलत है। शहर में इमारत आग और ऊंची इमारतें अधिक बार हो रही हैं और पैक के साथ एक फायर फाइटर पहले से कहीं अधिक मददगार होने जा रहा है। कृत्रिम वर्षा। चीजें अधिक बार हो रही हैं और पैक के साथ एक फायर फाइटर अच्छा है। क्लाउड संशोधन कार्यक्रमों को 1990 के दशक में संयुक्त अरब अमीरात में वापस लात मारी गई थी। रसायनों के लिए नेवादा में डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उदाहरण के लिए बादलों को प्रभावित करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करता है। वैज्ञानिकों का हाँ, यह विधि शुष्क देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, लेकिन कभी-कभी लोग ओवरबोर्ड जा सकते हैं। क्लाउड सीडिंग को न केवल संयुक्त अरब अमीरात में बल्कि कैलिफोर्निया में भी विनाशकारी तूफानों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, जो पिछले 2 वर्षों से बारिश से भर गया है। जरूर आप इसे क्लाउड सीडिंग पर दोष दे सकते हैं, लेकिन आप खराब मौसम से पहले या उसके दौरान की जाने वाली क्लाउड सीडिंग। यह विधि सबसे अच्छा काम करती है जब इसे बादल बनने की प्रक्रिया में जल्दी लागू किया जाता है, जिसका अर्थ है बारिश शुरू होने से पहले। एक बड़े तूफान के दौरान बादलों को देखने की कोशिश करना बहुत बेकार और व्यर्थ है। उबेर ऊंट
आइस स्क्रैपर्स बड़े पैमाने पर शॉपिंग मॉल, लग्जरी कारें और अविश्वसनीय रूप से उच्च जीवन स्तर लेके दुबई से ज्यादा दूर रेगिस्तान में फंस गया। उनकी सवारी टूट गई और मदद की तलाश में उन्होंने इसके चारों ओर जाने का एक असामान्य तरीका चुना, जिससे उबेर ऐप के माध्यम से बुलाया गया ऊँट था। सबसे पहले महिलाएं सिर्फ एक नियमित कार को कॉल करना चाहती थीं, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए ऐप ने परिवहन के कुछ अपरंपरागत तरीकों का सुझाव दिया। आखिरकार एक आदमी दो कलाई तक आया, निश्चित रूप से एक ऊँट के साथ, और खुद को उबेर ऊँट चालक के रूप में पेश किया। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह कैसे जीवन दुबई में प्रोजेक्ट को द लूप कहा जाता है, जो निवासियों और आगंतुकों को बाहर कदम रखे बिना आराम से बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने देगा। पैदल चलने और बाइक चलाने के लिए, आवासीय परिसरों को कार्यस्थलों से जोड़ने के लिए, वे कहते हैं कि इससे दुबई में रहने वाले लगभग 3 मिलियन लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में काफी वृद्धि होगी। उसके ऊपर परिसर में विभिन्न प्रकार के होटल होने वाले हैं। बजट, आराम, विलासिता। होटल, पार्क और खेल के मैदानों के पीछे के क्षेत्रों के लिए सभी जगह होंगे। गतिज ऊर्जा और परिवहन प्रणालियों सहित बनाम पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होने की योजना है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि सिंचाई के लिए केवल पुनर्नवीनीकरण पानी का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा ऊर्ध्वाधर खेत होंगे जो खाद्य सुरक्षा में मदद करेंगे। अभी परियोजना योजना और अनुसंधान चरण में है। अगर यह सब काम करता है तो मुझे खुशी होगी, बस इसके बारे में सोचें। यह भव्य है अगर जलवायु अधिक आरामदायक थी। यहाँ तक कि राजमार्गों को भी कवर किया गया है। तो हम चारों ओर घूमने के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि इस संरचना को किसी भी बिजली आउटेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्षय ऊर्जा और सामान, याद है? यह भव्य है अगर जलवायु अधिक आरामदायक थी। यहाँ तक कि राजमार्गों को भी कवर किया गया है। तो हम चारों ओर घूमने के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि इस संरचना को किसी भी बिजली आउटेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्षय ऊर्जा और सामान, याद है?